प्रिय शिक्षार्थियों, आप लोग कैसे हैं? कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की इस महामारी से संघर्ष करते हुए आप लोग अच्छे ही होंगे। जैसा कि आज मैं आप लोगों के समक्ष कोर्स 8 नॉलेज एंड करिकुलम लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रामजी यादव आदित्य काजलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कुदरू रांची से हमारे तरफ से आप सभी का सादर अभिवादन है। नॉलेज एंड करिकुलम से कोर्स लेकर मैं वीडियो आप लोगों के समक्ष भेज रहा हूँ। जैसा कि अगर मैं पाठचर्या विकास के उपागम की बात करते हैं, पाठचर्या विकास के उपागम तो शिक्षण अधिगम क्रियाकलापों अगर द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ सुनियोजित कार्यविधियां हैं और उस कार्यविधियों को मैं एक आवश्यक तत्व मानकर इस क्रियाकलापों और अधिगम के अनुभवों के आधार पर उसे सावधानी पूर्वक उसका चयन, नियोजन एवं क्रियान्वयन किया जाए ताकि वह शिक्षण अनुभव लोगों के कल्याण में योगदान दे सके। अतः जब मैं पाठचर्या की बातें करते हैं तो उसमें सुव्यवस्थित उपागम का पालन करते रहना चाहिए। इसलिए पाठचर्या के विकास के जो उपागम हैं उसमें पाठचर्या उपागम की परिभाषा भी हम दे सकते हैं। जैसे पाठचर्या उपागम में से अभिप्राय अगर हम समझते हैं तो पाठचर्या विकास और उसको कार्यान्वित करने से संबंधित विधि जो उसके विभिन्न पक्ष हैं के विषय का निर्णय लेने के लिए छात्रों को अधिगम का अनुभव कराना और उस अनुभव की अधिगम के द्वारा क्रियाएं प्रदान करने के लिए अध्यापन का अनुसरण करते हैं। अगर पाठचर्या का पठन को जैसे डिजाइन भी कर सकते हैं। अगर डिजाइन पाठचर्या संचालन के लिए अगर फलस्वरूप प्राप्त किया जाता हो तो उससे जो होने वाली उपलब्धियां हैं वह प्रकृति को निर्धारित करता है। उसी क्रम में हम पाठचर्या के उपागम के जो पहलू हैं अगर उस पर हम गौर से विचार करें उसके पहलू पर, तो पाठचर्या की संगठन और डिजाइन की जो अनेक उपागम हैं उस उपागम में पहली बात करते हैं। जैसे पहला उपागम है पाठ्यक्रम विकास के उपागम है वह विषय केंद्रित उपागम। क्या विषय केंद्रित उपागम को हम पूर्ण रूप दे सकते हैं
क्या ये पाठचर्या के विषय से संबंधित है। इसीलिए विषय केंद्रित उपागम शैक्षिक अनुभवों के संगठन के लिए, कितनी अच्छी बातें कहा कि वो शैक्षिक अनुभवों की वह संगठन के लिए अत्यधिक उपयुक्त होने वाली उपागमों में से एक है। सबसे अधिक इसी का प्रयोग किया जाता है और इस उपागम में विषय वस्तु के जो चारों ओर अधिगम अनुभवों को संगठित किया जाता है। करने के बाद अधिगम अनुभवों को उसके चारों तरफ संगठित किया जाता है और शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विषय को केंद्र मानकर विषय वस्तु की परिणता को मूल आधार मानते हैं या मूल आधार माना जाता है। अब विषय केंद्रित पाठ्यचर्या में पाठचर्या को योजना बना के का मुख्य उसका दायित्व है किसी भी विषय को शुरू करने से पहले उसको पढ़ाने के लिए एक योजना बनाएगा। वे विद्यालय द्वारा स्वीकृति विषय का संचालन, विषयों का निर्धारण करके और उसे निर्णय ले कि प्रत्येक विषय वस्तु के जो आधार हैं, विषय वस्तु की जब हम बातें करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। कभी कभी बातें आती हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएगा। जब बातें आती हैं उदाहरण रूप में हम कह सकते हैं विषय केंद्रित उपागम में, जैसे कि उदाहरण के लिए विषय वस्तु या पाठ्य सामग्री को अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों की जब हम बातें करते हैं, जैसे होता है कि हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, गणित आदि में बांट सकते हैं, बांट लें। जब इन सबों का विभाजन कर लेते हैं, अन्य विषयों में बांट लेते हैं, तो पाठचर्या योजना की में लगे कि व्यक्तियों का दूसरा दायित्व यह है कि ये लगे सभी लोगों को, व्यक्ति का दूसरा दायित्व यह भी है कि छात्र की विषयगत योग्यताओं को जांचने के लिए, कि मतलब कि छात्र का एक विषय में कितनी योग्यता है उसको जांचने के लिए हम औपचारिक परीक्षण करते हैं। औपचारिक परीक्षण करके उसकी समस्याओं का समाधान और स्थितियां आदि के द्वारा मूल्यांकन की जो युक्तियां हैं उसको हम निकाल लेते हैं कि मूल्यांकन की युक्ति क्या है। उसी आधार पर हम विषय केंद्रित उपागम का निर्माण करते हैं। वास्तव में एक विषय में बच्चा कितना समझदार है, कितना ज्ञान रखता है, उसका हम निर्धारण विषय केंद्रित उपागम के द्वारा कर सकते हैं। यहीं पर जब दूसरी बातें आती हैं कि वास्तव में विस्तृत क्षेत्र उपागम, दूसरा पाठचर्या के विकास की जो उपागम है उसमें द्वितीय है कि विस्तृत क्षेत्र उपागम। नाम से ही लग रहा है कि विस्तृत क्षेत्र उपागम जो है ये पारस्परिक विषय, जिसे पारस्परिक विषय और डिजाइन का परिवर्तित रूप है, कह सकते हैं कि ये परिवर्तित रूप है, डिजाइन का परिवर्तित रूप है। लेकिन यह उपागम जो है अध्ययन के जो संपूर्ण क्षेत्र से संबद्ध है, ज्ञान, बोध, ज्ञान को, बोध को एक व्यापक विषय वस्तु में संगठन में लाने का प्रयास करता है।
प्रयास करता है। और जब विस्तृत क्षेत्र उपागम के हम समान विषयों की विषय वस्तु को समकलित अगर समाकलित करते हैं तो भी करने का प्रयास भी किया जाता है। लेकिन जब भी हम उदाहरण देते हैं विस्तृत क्षेत्र उपागम का, तो उसमें विस्तृत क्षेत्र उपागम के लिए जैसे जीव विज्ञान का विस्तृत क्षेत्र जो पाठ्यक्रम विकसित करने होता न कि मैंने जीव विज्ञान की बातें करते हैं, तो विस्तृत क्षेत्र पाठ्यक्रम विकसित करते समय प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, जीवाणु विज्ञान जैसे विषयों के सिद्धांतों, अवधारणाओं तथा ज्ञान के लिए एक दिशा निर्देशित इकाई में एकत्र किए जाने चाहिए। और उसी के आधार जब हम प्रयास करते हैं कि जो मेरा विस्तृत क्षेत्र उपागम सही अर्थों में पूर्णतया विषय आधारित उपागम है, जो विस्तृत क्षेत्र उपागम है पूर्णतया विषय आधारित उपागम है। अगर मैं परंतु की बात करते हैं, अगर परंतु एक ऐसा उपागम है जिसमें विषय वस्तु के चयन में संगठन का आधार पारस्परिक विषय केंद्रित उपागम से भिन्न है, पारस्परिक विषय केंद्रित उपागम से वह भिन्न है। इसमें ज्ञान के जो विभिन्न क्षेत्रों को सहसंबंध समाकलित करने के प्रयास किए जाते हैं। सामाजिक समस्याओं, इसमें अध्ययन रखे जाते हैं विषयों से। तो विस्तृत क्षेत्र उपागम की ये सब विधियां हैं पाठचर्या की। इसी के अंतर्गत पाठचर्या विकास की जो उपागम है, थर्ड है कि सामाजिक समस्या उपागम। क्या इस उपागम के जो समर्थक, इस उपागम के जो समर्थक हैं, यह मानते हैं कि व्यक्ति के अधिगम अनुभव एवं संस्कृति और वातावरण के क्रियाकलापों पर आधारित होने चाहिए, जिनमें वह रहता है। इससे विद्यार्थी में सामाजिक मुद्दों और समस्याओं के बारे में जागरूकता आती है। कभी भी जब हम सामाजिक समस्या उपागम की बात करते हैं तो उसमें जागरूकता आती है समाज के लोगों में, उनको प्रभावी ढंग से सुलझाने की योग्यता उत्पन्न हो। सामाजिक समस्या के उपागम के माध्यम से हम पर्यावरण की बातें करते हैं, जातिवाद की बातें करते हैं, प्रजावाद की बातें करते हैं, जनसंख्या संचार की बातें करते हैं, जनसंख्या की बातें करते हैं, संचार के तकनीकी की बातें करते हैं। तो जैसे जैसे पर्यावरण, प्रजातिवाद, संचार और तकनीकी जैसे विषयों पर पाठ्यक्रम विकसित किए जा सकते हैं, इस उपागम में सामाजिक समस्या जो है अथवा मुद्दे का जो विश्लेषण करने के पश्चात अधिगम उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है।
किसी भी सामाजिक समस्या को सुलझाने के लिए उसके संपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है और समस्या को सक्रमबद्ध विधि से जाने और उसे किसी भी स्रोत से संगत विषय वस्तु को लिया जा सकता है। इसलिए सामाजिक समस्या उपागम जो है और हर क्षेत्रों में विद्वान है। छोटी छोटी बातों में भी समस्या होती है और समस्या है तो उसका समाधान भी है। ये न सोचिए कि समस्या का कोई समाधान नहीं है, समस्या का समाधान है। उसी क्रम में मैंने चौथे उपागम की बात करते हैं तो अध्यता केंद्रित उपागम। अध्यता केंद्रित उपागम क्या है? कहने का तात्पर्य कि अधिगम एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम अनुभवों द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। वही चीज दिया है कि अध्यता केंद्रित उपागम में मतलब कि अनुभवों के द्वारा अपने हम व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। हम सबसे ज़्यादा बातें करते हैं, सबसे ज़्यादा उन परिस्थितियों से सीखते हैं जो परिस्थिति हमें समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है। सबसे उसी परिस्थिति से सीखते हैं जिस परिस्थिति को करने में हमारी समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है और उस चीज़ को हम सीखते हैं। जिनसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति होती हो, से मिलती हो, सुविधा मिलती हो सीखने में, जिससे अपनी इच्छाओं की पूर्ति होती है और जिनकी द्वारा हम अपनी रुचियों एवं ज़रूरतों को पूरा करते हैं और जिसके द्वारा हम अपनी रुचि और ज़रूरतों को पूरा करें। पारचर्या विकास की जब इस उपागम में विद्यालय अनुभवों द्वारा छात्रों को ऐसी विधियों द्वारा सीखने का प्रयास किया जाता है जिन्हें एक प्रभावी नागरिक समस्या समाधान तथा अपनी रुचि और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक उपागम विकसित करता है। और जब यह उपागम छात्रों को भविष्य में अपेक्षा वर्तमान का सामना करते हैं, छात्रों के भविष्य को भी ध्यान में रखता है और वर्तमान का सामना करने के लिए तैयार रहता है। छात्र किसी भी समस्या को अगर सुलझाने के लिए अपनी बुद्धि का पूर्व ज्ञान से जुड़े अनुभवों को उपयोग करके सही निर्णय पर पहुंचता है। और जब वह पूर्व अनुभवों का उपयोग करके सही निर्णय पर पहुंचता है तब उसका समस्याएं हल होती हैं। और दूसरे शब्दों में पाठचर्या में उन मुद्दों को शामिल करना होगा जो छात्रों के विकासात्मक अवस्थाओं से जुड़े हों। इसको दूर नहीं किया जाता और उसमें भी अध्ययन किया जाता है जो छात्रों के विकासात्मक समस्याएं से जुड़ी हों, विकास से जुड़ी हों। इसीलिए कभी भी हम पाठचर्या विकास के उपागम की बात करते हैं तो इस 4 बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही कोई कार्य किया जा सकता है। उसी क्रम में पाठचर्या से जो संबंधित मुद्दे हैं, अभी कहता है कि उसके जो मुद्दे हैं उसको भी थोड़ा जानने की ज़रूरत है। जब मुद्दे की हम बातें करते हैं तो उसमें हम निम्न प्रकार के मुद्दे हो सकते हैं। किसी भी पाठचर्या उपागम के जो संबंधित मुद्दे हैं
जैसे कि पाठचर्या, उपागम एवं अनुदेशनात्मक विधियाँ। अनुदेशन विधि की हम बातें करते हैं तो पाठ्यचर्या जो है ये योजनाकार पहले ज्ञान तथा तत्व संबंधित विषय वस्तु को लेते हैं। उस तत्व संबंधित विषय वस्तु को ले लेने के कारण और उसके बाद शिक्षण एवं अधिगम अनुभवों को अपनी दार्शनिक प्रगति के बावजूद उन्हीं पाठ्यचर्या के युक्त दोनों तत्वों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बहुत से शिक्षाविद पारस्परिक और आधुनिक उपागम को स्पष्ट रूप से स्थान देते हैं और पारस्परिक और विचारधारा के शिक्षाविद भाषण विधि में विश्वास रखते हैं। कहा है ना कि अनुशासन विधि, तो भाषण विधियों में विश्वास रखते हैं और विषय वस्तु की जो वकालत करते हैं। किंतु आधुनिक विचारधारा वाले, पारस्परिक विचारधारा वाले तो वकालत की, भाषण की बात करते हैं, लेकिन अब आधुनिक विचारधारा वाले शिक्षाविद जो हैं वह सामाजिक समस्याओं या उभरती हुई जरूरतों का समर्थन करते हैं और मुख्य परिचर्चा जैसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करने के पक्ष में होते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जब मैं किसी की आधारभूत पक्ष पर कठोरतापूर्वक बल दे रहे हूं तो शिक्षा शास्त्री संलग्न उपागम को अपनाते हैं। इसलिए किसी भी आधारभूत पक्ष को हम कठोरतापूर्वक बल देने की चेष्टा न करें। अनुदेशात्मक विधियाँ यही सिद्ध करती हैं। और जब उसके कुछ और मुद्दे हो सकते हैं, पाठचर्या उपागम के जो संबंधित मुद्दे हैं, उसमें एक और आवश्यकता है कि पाठचर्या उपागम और विविध अनुदेशनात्मक संगठन। पहले मैंने सिर्फ अनुदेशनात्मक विधियाँ की बात की है, इसमें आया कि विविध, बहुत प्रकार की, विभिन्न प्रकार की अनुदेशनात्मक संगठन। जब अनुदेशात्मक संगठन की हम बातें करते हैं तो सामान्य शिक्षा और अंतर विषयी उपागम की दो ऐसी आवश्यकताएं हैं जो पाठचर्या के क्षेत्र में अधिक मान्यता प्राप्त करती हैं। पहला सामान्य शिक्षा की बातें करते हैं तो वह किसी शैक्षिक कार्यक्रम का केंद्र मानी जाती है। सामान्य शिक्षा ये शैक्षिक कार्यक्रम का केंद्र मानी जाती है और इसीलिए हम देखते भी हैं कि छात्र द्वारा यह भी सुने जाते हैं कि चुने हुए विषयों का ज्ञान, जबकि दूसरे उपागम में कई विषय होते हैं। मत छात्रों द्वारा यह चुनी जाती है जबकि दूसरे उपागम में कई विषय होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन आदि को संकलित किया जाता है। अगर दुर्भाग्यवश यह है कि दोनों विचारधाराओं को छात्रों में सामाजिक और जरूरतों को सुलझाने संबंधित कौशलों से वंचित नहीं रखना चाहिए। और इसी प्रकार अंतर विषयी उपागम की हम जब बातें करते हैं तो अंतर विषयी उपागम क्या है? इस सामाजिक समस्या उपागम हेतु सदा ही विविध विषय क्षेत्रों की सीमाएं विलीन होनी चाहिए। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले इसमें समय निर्धारित हो
और उस समय के अनुरूप उस कार्य को समाप्त कर लेना चाहिए। यही पाठचर्या उपागम संबंधित जो विभिन्न अनुविधान संगठन हैं उसकी चर्चाएं होती हैं। तीसरे मुद्दे की बातें हम करते हैं तो आता है पाठचर्या उपागम का चयन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुद्दे हैं इससे संबंधित मुद्दे कि पाठचर्या उपागम का जो चयन है कैसे कर सकते हैं। चयन की बातें आती हैं तो किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम में पाठचर्या के चारों उपागम महत्वपूर्ण हैं। जो पाठचर्या के मैं चारों उपागम बताएं ये तो महत्वपूर्ण हैं और ये विभिन्न एवं महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति भी करते हैं। शिक्षाविद एक पाठचर्या उपागम से दूसरी पाठचर्या की अपेक्षा अधिक उपयोगी मानते हैं। एक पाठचर्या उपागम की अपेक्षा दूसरी पाठचर्या को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं तो प्रश्न ये नहीं है कि कौन सा पाठचर्या उपागम श्रेष्ठ है। प्रश्न तो ये है किंतु विचारणीय यह है कि सोचने की बात यह है कि एक संतुलित पाठचर्या निर्माण में इसका अधिकतम प्रभावी प्रयोग कैसे किया जाता है ये सबसे अधिक प्रभावशाली है कि किसी भी पाठचर्या उपागम में उसका प्रभावी ढंग से प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं, कैसे करते हैं, ये बातें सबसे इम्पॉर्टेंट रहती हैं। तो आज तो ये छोटा थोड़ा टॉपिक थी, इस पर मैंने आपको बहुत ही विस्तार से बताया कि पाठचर्या उपागम के जो पहलू हैं और पाठचर्या विकास की जो उपागम है उस पर विस्तार से अध्ययन किए। कभी कभी उपागमों का एक अन्य वर्गीकरण भी विकसित होता है और उस वर्गीकरण में मात्र दो चीज़ों को विशेष वर्गीकृत किया जाता है। एक तो जैसे उपागमों का अन्य वर्गीकरण में बातें आती हैं तो एक तो होता है कि अध्यापक केंद्रित उपागम और दूसरा होता है बालक केंद्रित उपागम। अध्यापक केंद्रित उपागम की जब प्रक्रिया हम करते हैं तो वास्तव में एक अध्यापक केंद्रित उपागम जो है जिनमें तीन प्रकार की विधियों को स्थान देता है। अगर हम शिक्षक की बातें करते हैं, अध्यापक केंद्रित उपागम की बातें करते हैं तो कौन सी विधियाँ हैं ये एक अध्यापक के लिए, जैसे व्याख्यान विधि हो गया, व्याख्यान प्रदर्शन विधि हो गया और ऐतिहासिक विधि। इन तीनों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और ये तीनों विधियां जो हैं एक अध्यापक के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट विधि है। क्या कभी कभी अगर हम क्षेत्र उपागम की बातें करते हैं तो उसमें ये तीनों का केंद्रण अध्यापक केंद्रित उपागम है। ये तीनों विधि को एक अच्छे रूप में, जैसे अध्यापक केंद्रित उपागम शिक्षण का वह उपागम है, और कह देते हैं सरल भाषा में तो, कि जिसमें सूचनाओं को प्रदान करने होता है ना, सूचना अध्यापक द्वारा सूचनाओं प्रदान करने उन्हें स्मरण कराने तथा उनका पुनः स्मरण कराने पर बल दिया जाता है। अध्यापक द्वारा उस बिंदु को स्मरण किया जाता है, फिर उसे पुनः स्मरण करने के लिए प्रेरित किया जाता है और यह उपागम एक प्रकार के व्याख्यान का ही सही रूप है। किसी भी कार्य को करने से पहले इसीलिए उसे समय सारणी के माध्यम से, इसीलिए समय सारणी शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण रखी गई है और उसका अध्ययन भी विस्तार रूप से प्रभावित करता है। यदि थोड़ी थोड़ी बहुत छूटें उन्हें अगर
दी भी जाती हैं तो एक चीज़ें और उसमें आती हैं कि क्या एक सीमा निर्धारित रहती है, उसकी एक सीमा निर्धारित रहती है कि छात्र केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछता है जो प्रक्रिया में शिक्षक, जो पाठ्य पुस्तक अध्यापक ने पढ़ाई है। शिक्षण अधिगम वातावरण पूरी तरह से औपचारिक होता है। इस प्रक्रिया में शिक्षण का जो स्थान केंद्र है उसे सुनिश्चित रहता है। और इस उपागम के अंतर्गत इन तीनों विधियों को सम्मिलित किया गया है, जो व्याख्यान विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि और ऐतिहासिक विधि के अंतर्गत सम्मिलित है। उसको अगर हमने केंद्र बिंदु मानते हैं तो छात्र केंद्रित उपागम में जब बातें आती हैं तो छात्र केंद्रित उपागम के लिए भी 4 विधियां निर्धारित हैं। एक तो ह्यूरिस्टिक विधि, दत्त कार्य विधि, योजना विधि और वाद विवाद विधि। ये सब चीज़ें इसमें भी सम्मिलित हैं छात्र केंद्रित उपागम में। तो मतलब कि यह उपागम पूर्व उपागम से जो विपरीत हैं, अध्यापक उपागम के विपरीत हैं, तो वह शिक्षक केंद्रित उपागम में जहाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है, वहीं छात्र केंद्रित उपागम शिक्षण अधिगम विधि का केंद्र बिंदु छात्र होता है। तब जब उपागम की जब संपूर्ण शिक्षण शास्त्र और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र की आवश्यकताओं, रुचियों, अभिरुचियों, दृष्टिकोणों, योग्यताओं, क्षमताओं का जो उपयोग स्वतंत्र रूप से सीखने तथा समस्या समाधान में कर सकते हैं, इसीलिए अपने भी इसी छात्र केंद्रित उपागम के अंतर्गत अध्यापक का जो कार्य एक पद प्रदर्शक के रूप में होता है और जिसका कार्य परिस्थितियां उत्पन्न करना, जो समस्या को जन्म दे। अध्यापक का कार्य है परिस्थितियां ऐसी उनको जो समस्याओं को जन्म दे और छात्र के लिए साधन एवं सामग्री की व्यवस्था करना, समस्या के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझाना, परिकल्पना का निर्माण करना और परिकल्पना का परीक्षण करना तथा निष्कर्ष निकालना आदि सम्मिलित हैं। इसीलिए ह्यूरिस्टिक विधि इस उपागम के मुख्य रूप से 4 विधियां हैं, जो ह्यूरिस्टिक विधि, दत्त कार्य विधि और योजना विधि और वाद विवाद विधि। वैज्ञानिक रूप ने इस विधियों को जन्म दिया और पाठ्यक्रम की उपागम को सरलतापूर्वक उन्होंने स्वीकार करते हुए अपने उपागम को महत्वपूर्ण स्थान भी दिया। उसी क्रम में मैंने आज आप लोगों की जो पाठचर्या विकास के उपागम के जो पहलू हैं उसको मैंने आप लोगों के समक्ष चारों पहलुओं को बहुत विस्तृत तरीका से रखा, उस पर विचार भी किया गया और मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग मुख्य पॉइंट अवश्य लिखे होंगे। अगर नहीं लिखे हों तो उस वीडियो को खोलें, पढ़ें और उसमें जो आपको लगे कि ये मुख्य चीज़ें हैं उसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें।
इसे भविष्य में आप काम में ले सकते हैं। इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भारत माता की जय।